कहानी की शुरुआत में हम तो मरीन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्हें समंदर में काफ़ी दिलचस्पी होती है। ये दोनों एक कपल होते हैं। लड़के का नाम हैरी होता है और लड़की का नाम बेथ होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और छुट्टियां मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक सुनसान और खूबसूरत आइलैंड पर जा रहे होते हैं। एक आदमी उनके सामान के साथ अपनी कश्ती में उस वीरान आइलैंड पर छोड़ देता है। उन दोनों का प्लान होता है कि यहाँ पे वो 10 दिन गुजारेंगे और 10 दिन के बाद वही आदमी उन्हें वापस लेने आ जाएगा। जाने से पहले वो आदमी कहता है कि अगर किसी भी वजह से उन्हें अगर पहले जाना हो तो वो सैटेलाइट फ़ोन पर मुझे कॉल कर देना, जिसके बाद वह अपना ख्याल रखने को कहकर वहाँ से चला जाता है। अब बेथ और हैरी चाहते थे कि वो दोनों एक ऐसी खामोश और दूरदार जगह पर वक्त गुजारें जहाँ उन्हें कोई परेशान ना करे, और यह जगह उनकी सोच के बिल्कुल मुताबिक थी। यह आइलैंड एकदम से वीरान होता है और यहाँ सिर्फ वो दोनों ही होते हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि हम पूरी आज़ादी से अपना टाइम गुजारेंगे और हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। वहाँ का माहौल बहुत ही खूबसूरत होता है। नीला समंदर, सफ़ेद रेत और हरा भरा जंगल, सब कुछ जैसे जन्नत सा लग रहा होता है। फिर बेथ और हैरी आइलैंड घूमने लगते हैं। बेथ अपने कैमरे से सभी खूबसूरत नज़ारों को रिकॉर्ड करती है। दोनों समंदर में जाकर खूब मस्ती करते हैं, पानी में खेलते हैं, फिर थक कर वापस बाहर निकल आते हैं। ठंडी हवा काफ़ी सुकून भरी लग रही थी, इसलिए वह रेत पर ही सो जाते हैं। कुछ घंटों बाद जब वह दोनों उठते हैं तो उन्होंने देखा कि रेत पर छोटे पाँव के निशान बने हुए हैं। वो जंगल की तरफ जा रहे हैं। यह देखकर वो दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि इस आइलैंड पर उनके सिवा कोई और होना नहीं चाहिए था। दोनों उन निशानों का पीछा करते हैं, लेकिन जंगल में जाते जाते वो निशान अचानक से गायब हो जाते हैं। वो कुछ समझ नहीं पाते और इस बात को इग्नोर कर देते हैं। बाद में वह अपना टेंट लगाने लगते हैं। हैरी लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाता है, जहाँ उसे कुछ हड्डियाँ नजर आती हैं। उसे समझ नहीं आता है कि यह किसी इंसान की हड्डियाँ हैं या फिर किसी जानवर की। तभी उसे जंगल में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे उसे कोई देख रहा हो, लेकिन हैरी को कोई दिखाई नहीं देता है और वह जल्द ही लकड़ियाँ इकट्ठा करके बेथ के पास वापस लौट जाता है। दोनों मिलकर रात का खाना खाते हैं और थोड़ी देर उनकी बात चलती है। देखते ही देखते रात हो गई थी। फिर दोनों टेंट के अंदर सोने चले जाते हैं, लेकिन आधी रात को उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उनकी नींद खुल जाती है। हैरी टॉर्च लेकर टेंट के बाहर जाता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बेथ कहती है कि हो सकता है ये तेज हवा के चलने से पेड़ों की आवाज़ हो। हैरी को भी ऐसा ही लगता है। फिर दोनों दोबारा सोने चले जाते हैं। अगले सुबह वो देखते हैं कि उनके कपड़े किसी ने पेड़ पर लटका दिए हैं। यह देखकर दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि अभी तक यहाँ किसी को देखा नहीं है, तो भला ये कौन हो सकता है। हैरी कहता है कि हो सकता है किसी बंदर का काम हो, तो बेथ बोलती है कि अच्छा, अगर ये बंदर का काम है, लेकिन हमने तो कोई बंदर अभी तक यहाँ देखा ही नहीं है। दोनों सोचते हैं कि हो सकता है किसी बच्चे की शरारत हो जो उनके साथ प्रैंक कर रहा हो या फिर मजाक कर रहा हो, इसलिए दोनों उसे ढूंढने जंगल में जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। फिर वापस आकर दोनों समंदर में मछली पकड़ने जाते हैं। हैरी एक मछली के ऊपर पाँव रखने ही वाला होता है, तो बेथ उससे रोक लेती है। बेथ कहती है कि एक स्टोन फिश है, इसके कांटे बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं। अगर तुम्हारा पाँव इसमें पड़ जाता तुम आधे घंटे में ही दर्द से तड़पते तड़पते मर जाते। मछली पकड़ने के बाद दोनों पानी से बाहर आते हैं। तभी जंगल की तरफ से उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों जंगल की तरफ जाते हैं, यह देखने के लिए कि कौन रो रहा है। आगे बढ़ने पर उन्हें जंगल की एक पुरानी झोपड़ी सी नज़र आती है। दोनों पहले बाहर से आवाज़ लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं देता है, तो वो अंदर जाते हैं। अंदर सिर्फ कुछ पुरानी और टूटी फूटी चीज़ें होती हैं, साथ ही एक काफ़ी पुराना सा बिस्तर भी रखा हुआ था। हैरी देखता है कि दीवार पर एक ड्राइंग बनी हुई है, जिसमें एक लड़की एक आदमी को भाले से मार रही होती है। इसी के साथ दीवार पर 7 निशान बने होते हैं। वो ये देख ही रहा होता है, तभी बेथ बाहर से हैरी को बुलाती है और एक कब्र दिखाती है, जो कि झोपड़ी के बिल्कुल बाहर थी। कब्र पर एक लकड़ी का क्रॉस लगा हुआ था, जिस पर कोरल नाम लिखा होता है। दोनों ज़्यादा ध्यान नहीं देते और जंगल से बाहर चले जाते हैं। फिर अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियो देखने लगते हैं और काफ़ी खुश नज़र आते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें एक ऐसे वीडियो देखने को मिलती है जिसे देखकर दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। कल रात को जब वो टेंट के अंदर सो रहे थे, तो उसी वक्त किसी ने उनकी वीडियो बना ली थी, वो भी उन्हीं के कैमरा रिकॉर्डर से। यह देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि सुनसान आइलैंड में सिर्फ वो दोनों नहीं हैं, बल्कि कोई और भी छुपा हुआ है। बेथ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो वापस घर जाना चाहती है, लेकिन हैरी उसे समझाता है कि यह किसी शरारती बच्चे का प्रैंक भी हो सकता है। ऐसे वापस लौटकर हमें अपनी छुट्टियां बर्बाद नहीं करना चाहिए। हैरी उसे समझाकर आखिरकार रुकने के लिए मना ही लेता है। फिर दोनों थोड़ा सा मूड हल्का करने के लिए हंसी मजाक करते हैं। तभी एकदम से गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है।
दोनों भाग के देखते हैं तो समंदर के बीच एक कश्ती में दो मछुआरे थे जो बंदूक से पानी में गोलियां चलाकर बड़ी मछलियां पकड़ रहे थे। जब मछुआरे उन्हें देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं और जल्दी से टेंट के पास वापस लौट जाते हैं। बेथ और हैरी ये समझ गए थे कि जब ये दो लोग यहाँ मछली पकड़ने के लिए आ सकते हैं तो और भी लोग इस आइलैंड के आसपास मौजूद हो सकते हैं। रात में जब दोनों टेंट के अंदर होते हैं तो उन्हें फिर से एक बार किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों टेंट के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वो आवाज़ उसी पुराने घर के पास से आ रही होती है। हैरी थोड़ा डर जाता है लेकिन बेथ से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं टॉर्च लेकर देख कर आता हूँ। हैरी जैसे ही घर के पास जाकर दरवाज़ा खोलने लगता है तभी बेथ चुपके से उसके पीछे आ जाती है, जिससे हैरी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। दोनों देखते हैं कि घर के पास वाले कब्र पर एक रेड कोरल रखा हुआ होता है जो कि एक पौधा था। वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं लेकिन इस बारे में इतना ना सोचकर टेंट के पास जाकर बाहर ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो दोनों उठे तो देखते हैं कि वहाँ काफ़ी सारे समुद्री कीड़े लटके हुए हैं। यह देखकर उन्हें शक होता है कि यहाँ कुछ तो गलत जरूर है, इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि यहाँ से पक्का निकल जाना चाहिए। बेथ सैटेलाइट फ़ोन से आदमी को कॉल करने जाती है लेकिन उसका फ़ोन वहाँ से गायब होता है। हैरी भी ढूंढता है लेकिन उसे भी फ़ोन कहीं नज़र नहीं आता है। दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि वो सच में अब इस सुनसान आइलैंड में फंस चुके थे। तभी उन्हें जंगल के अंदर से म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों उस तरफ जाते हैं और देखते हैं कि दो मछुआरे वहाँ बैठे हुए हैं। ये वही लोग थे जिनको एक दिन पहले समुद्र में बंदूक से मछलियाँ पकड़ते हुए देखा था। बेथ और हैरी को शक होता है कि शायद ये वही लोग हैं जो उनका सैटेलाइट फ़ोन चुरा के ले गए होंगे। वो उनसे फ़ोन वापस मांगते हैं लेकिन मछुआरे उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते। तब हैरी गुस्से पर उन पर चिल्ला देता है और उन्हें भला बुरा कह देता है। यह बात मछुआरों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। दोनों गुस्सा हो जाते हैं। एक मछुआरा हैरी को मारता है और दूसरा बेथ के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिससे दोनों घबरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। जब मछुआरे कश्ती में वापस जा रहे होते हैं तब बेथ और हैरी जंगल में जाकर उनके सामान की तलाशी लेते हैं लेकिन फिर भी उन्हें फ़ोन नहीं मिलता है। तब हैरी पानी में तैरकर चुपके से कश्ती तक पहुंच जाता है और फ़ोन ढूंढने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से एक मछुआरा उसे देख लेता है। वह उस पर हमला कर देता है और जख्मी करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो हैरी को घसीट कर वापस आइलैंड पर ले आता है। रात में हम देखते हैं कि बेथ और हैरी को दोनों को पेड़ से बांध दिया गया है। उनके मुंह भी कपड़े से बंद कर दिए गए थे। दोनों मछुआरे शराब पीते हैं और उन्हें भला बुरा कह रहे होते हैं। एक मछुआरा बेथ के साथ बदतमीजी करने लगता है तो दूसरा मछुआरा यह सब मजे से देख रहा होता है। तभी जंगल के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। यह सुनकर दोनों मछुआरे बेथ और हैरी को बधाई छोड़कर देखने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जंगल से गोलियों की और चीखने की आवाज़ें आती हैं। इसी बीच हैरी बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ा लेता है और बेथ की रस्सी को भी काट देता है। दोनों जल्दी से छुप जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक मछुआरा बुरी तरह से जख्मी हो गया है और दूसरा उसे संभाल कर वापस ला रहा है। दोनों काफ़ी डर गए थे और अपनी कश्ती लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह जब बेथ उठती है तो जख्मी मछुआरे के खून के निशानों का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चली जाती है। उसने देखा कि वो निशान उसे उसी पुराने घर की तरफ ले जा रहे थे। बेथ घर के अंदर जाकर एक पुरानी डायरी ढूंढ लेती है जिसे वो पढ़ना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में हैरी भी वहाँ आ जाता है। बेथ उसे बताती है कि इस डायरी में लिखा है कि एक कोरल नाम की 1920 के दौर में एक लड़की थी और वो इस जगह में से कुकुम्बर इकट्ठा करने वाली कंपनी में काम करती थी। लेकिन उस वक्त कंपनी में काम करने वाले 7 आदमियों ने उसके साथ कई दिनों तक बहुत बुरा किया था, जिससे उस बेचारी को इतनी तकलीफ का सहना पड़ा था और उसकी मौत भी हो गई थी। जिसके बाद उन लोगों ने उसे इसी घर के पास में दफना दिया था। लेकिन कोरल को कभी भी इंसाफ नहीं मिला, कोई उसके साथ नहीं था, जिससे उसकी आत्मा इसी आइलैंड पर फंस गई है। उसने ठान लिया था कि वह बदला लेकर ही चैन लेगी। एक एक करके उसने 7 आदमियों को बड़ी बेरहमी से मार डाला, मगर इतना करने के बाद भी उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिला। उसके दिल में अब हर मर्द के लिए नफरत भर चुकी थी। इसीलिए अब जो भी मर्द इस आइलैंड पर आता है, कोरल की आत्मा उसे मारकर अपना गुस्सा निकालती है और उसका बदला ही पूरा होता रहता है, क्योंकि अब वो एक बुरी आत्मा बन चुकी है। हैरी को यह सिर्फ एक भूत वाली कहानी लगती है, उसे यकीन नहीं आता है, लेकिन बेथ का कहना था कि यह सब कुछ सच है। वह समंदर के किनारे से कुछ शेल्स, सीपियाँ और शंख उठाकर कोरल की कब्र को सजाने लगती है। तभी उसे घर के अंदर से कुछ आवाज़ सी आती है। इससे बेथ समझ जाती है कि कोरल यहीं आसपास है। रात को बेथ हैरी को सब कुछ बताती है। वो कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोरल की आत्मा भी इसी आइलैंड में भटक रही है। मेरा यकीन है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करती। हैरी अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और कहता है कि अगर कोरल हर मर्द को मार देती है तो अभी तक मैं जिंदा क्यों हूँ। अब रात के वक्त जब बेथ और हैरी टेंट में सो रहे होते हैं तभी आधी रात में उनकी नींद खुल जाती है। दोनों जब बाहर जाकर चेक करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ 2 कब्रें बनी हुई थी।
यह देखकर बेथ बहुत ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है। तब हैरी उसे संभाल कर शांत करता है। अगली सुबह दोनों मिलकर लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं ताकि आग जला सकें, क्योंकि सैटेलाइट फ़ोन चोरी हो चुका था और वो बुरी तरह यहाँ फंस गए थे। इसीलिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, आग जलाना, ताकि कोई धुआं देखकर उनकी मदद के लिए आ सके। हैरी जंगल में जाता है और तभी उसे घर के अंदर से फ़ोन की रिंग सुनाई देती है। वह फ़ौरन अंदर जाकर देखता है तो उसका सैटेलाइट फ़ोन वहीं पड़ा हुआ है। उस पर कॉल आ रही होती है लेकिन कोई नंबर दिखाई नहीं देता है। हैरी काफ़ी हैरान हो जाता है। वो फ़ोन उठाता है और दूसरी तरफ से उसी वक्त की आवाज़ें सुनाई देती हैं जब कुरल के साथ उन 7 आदमियों ने बहुत बुरा करने की सारी हदें पार कर दी थी। यह सुनकर हैरी घबरा जाता है और साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा होता है, इसलिए वो फ़ोन को ज़मीन में पटक देता है। तभी घर के अंदर से ज़ोर से हंसी की आवाज़ें गूंजने लगती हैं और अगले ही पल कोरल उसके सामने आ जाती है। हैरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो काफ़ी डर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। इससे पहले वह कुछ करता, कोरल एक तेज धार चाकू लाती है और हैरी पर हमला कर देती है, जिससे उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को कोरल उठाकर अपने कब्र के पास वाले पेड़ पर लटका देती है। अब बेथ, जिसे हैरी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, हर जगह उसे ढूंढने लगती है। इधर उधर भटकते हुए उसे रात हो गई थी। हैरी को ढूंढते ढूंढते वो घर के अंदर भी जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता है। जब वो घर के बाहर निकलती है तब उसकी नज़र पेड़ पर लटकी हुई हैरी की लाश पर पड़ती है, जिसका खून बुरी तरह कोरल की कब्र पर टपक रहा था। यह सब देखकर बेथ का दिमाग चकरा जाता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं पे बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब बेथ होश में आती है तो देखती है कि हैरी की लाश गायब है। वो घबराकर अपने कैंप की तरफ भागती है, लेकिन वहाँ पे एक ताज़ा कब्र दिखाई देती है। उसका दिल यह कह रहा था कि यह हैरी की कब्र है जिसे कोरल ने दफन किया है। बेथ बहुत ज़्यादा डर जाती है और जल्दी से लकड़ियों में आग लगा देती है ताकि धुआं उठे और उसे कोई देख सके। तभी वह देखती है कि कोरल समंदर के बीचे बीच एक पत्थर की चट्टान पर खड़ी है। बेथ उसे आवाज़ देती है और बिना सोचे समंदर की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसका पैर एक स्टोन फिश पर पड़ जाता है और उसके जहरीले कांटे बेथ के जिस्म पर चुभ जाते हैं, जिसे देखते ही देखते जहर उसके पूरे जिस्म पर फैलने लगता है। फिर भी किसी तरह वो तड़पते हुए किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो जाती है। अब उसे पता होता है कि उसके पास आधे घंटे का वक्त भी नहीं बचा है, जिसके बाद वो मर जाएगी। वो हैरी के साथ गुजारा हुआ अपना टाइम याद करने लगती है। अब 10 दिन पूरे होते हैं और वह आदमी जो उन्हें छोड़कर गया था बेथ और हैरी को लेने के लिए वापस आता है, लेकिन आइलैंड पर उनका कोई नामो निशान नहीं होता है। आदमी हर जगह ढूंढता है, फिर घर के अंदर भी जाता है जहाँ कुर्सी पर एक डायरी रखी हुई मिलती है। वह जब डायरी को उठाता है तो उसके पीछे बेथ को हम खड़ा हुआ देखते हैं। अब बेथ की भी मौत हो गई थी, तो इसका मतलब यह था कि ये बेथ की आत्मा थी और अगले ही पल वो आदमी पर हमला करती है और उसे बेरहमी से मार डालती है। अगले सीन में दिखाया गया है कि कोरल की कब्र के पास अब एक नई कब्र बनी हुई थी, जो कि और किसी की नहीं बल्कि बेथ की थी। इसका मतलब यह था कि बेथ भी कोरल की तरह आत्मा बन चुकी थी और वह इस आइलैंड पे आने वाले सभी मर्दों को मार कर उसका बदला लेती रहेगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसमें कोरल भी उसका साथ देगी और दोनों इस रिवेंज को आगे बढ़ाएंगी। तो इसी के साथ हमारी मूवी एंड होती है। तो आपको मूवी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।